सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12th की ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोग ये इसका चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 20 करेंगे और ये फाइनली हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस वीडियो का, सॉरी इस चैप्टर का। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर नंबर 20 में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर विभव मापी होता क्या है। मैंने अपने लेक्चर नंबर 19 में भी देखा था कि विभव मापी क्या होता है, लेकिन हम लोगों ने वहां पे ये देखा कि विभव मापी जो होता है उससे कैसे हम लोग विद्युत वाहक बल को मापते हैं। आज हम ये देखेंगे कि कैसे एक विभव मापी से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जा सकता है। तो एक छोटा सा निगमन करेंगे, कुछ एक डायग्राम को यहां पर हम आपके सामने बना के दिखाएंगे, जिससे आप लोगों को यह बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे एक विभव मापी से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, आपके मन में यह सवाल होगा कि सर विभव मापी जो होता है और जो वोल्ट मीटर होता है, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। एक बात बताइए, अगर आप अपने पिताजी से कहेंगे कि पिताजी मुझे कहानियां सुनाइए, तो आपके पिताजी जो आपको कहानियां सुनाएंगे, तो हो सकता है कि आपके पिताजी के जो पिताजी हो वो आपको बहुत अच्छे से कहानियां सुनाएं, क्योंकि वो ज़्यादा बुजुर्ग हैं। तो वो ज़्यादा बुजुर्ग है, वो कहानियां आपको बहुत अच्छे से सुनाएंगे। ठीक वैसे ही जो वोल्ट मीटर होता है वो कम हमें एक्यूरेट रीडिंग दे पाता है। किसी भी परिपथ में जो हमारा विभव होगा उसकी कम एक्यूरेट रीडिंग वो दे पाएगा, लेकिन जो हमारा विभव मापी होता है वो बहुत अच्छे से और एक्यूरेट रीडिंग हमें देता है। तो प्रैक्टिकल जब करेंगे तो हम लोग वहां पे किसका यूज करेंगे, इस विभव मापी का यूज करेंगे बच्चों। तो चलिए फिर अब बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है, आखिर क्या होता है बच्चों विभव मापी। ये हम आपको बता ही चुके हैं। आपकी जो हेडिंग होगी वो आपकी हेडिंग होगी कि किसी प्राथमिक सेल का, ठीक है, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, यह आपकी जो अगला वीडियो था, जो इससे पहले वाला था, मतलब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, उसका ये आप सेकंड पार्ट समझ सकते हो बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसको ऊपर लेके चलते हैं। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, यह आपकी हेडिंग हो गई। अब हम यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं विभव मापी। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको भी समझ में आएगा। यहां पे बच्चों होता क्या है, यहां पे हमारे पास एक मैग्नीन धातु का तार होता है। हमने देखा कि यहां पे हमारे पास मैग्नीन धातु का तार है और ये तार टोटल 4 मीटर है। आप 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी करें। उसके बाद इस मैग्नीन धातु के तार को हम लोग तांबे की पट्टी के ऊपर कस देते हैं, कुछ इस प्रकार। मान लीजिए कि ये यहां से चलना शुरू हुआ, ठीक है, यहां से चले, इधर आए, और उसके बाद इस तरीके से मैग्नीन धातु को हम लोग तांबे की प्लेट की पट्टियों पर इस तरीके से कस देते हैं। इसके बाद देखिए, जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनको भी यहाँ पे रिवीजन उनका हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में फिर से एक सवाल होगा कि सर वाई, क्यों ये मैग्नीन धातु का ही लिया गया। तो मैग्नीन धातु का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है बच्चों, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे। अब इस मैग्नीन धातु को जो यहाँ पे लिया है, इसके बाद इतना हो गया। हमारे पास एक स्केल भी होती है और मैं उस स्केल को यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक स्केल लगी होती है और इस स्केल में 0 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक आप मेजर कर सकते हो। इसका मतलब ये हमारी मीटर स्केल है, जहाँ पे ये हमें 0 रीडिंग देगा और ये हमें 100 सेंटीमीटर की रीडिंग देगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये 0 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर, और ज़्यादा अच्छे से बनाना है तो यहाँ 50 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारे पास एक क्या हो गई, यहाँ पे स्केल लगी हुई है, आप ऐसे करके बना सकते हो बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हमने स्केल बना दी। अब बच्चों आपने यहाँ देखा कि ये हमारा जो मैग्नीन धातु का तार था, मैंने इसको एक फ्रेम में कस दिया है। इसके बाद अब हम यहाँ से ये जो हमारा ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा जो पॉइंट है, यहाँ से हम लोग एक तार लेते हैं और इस तार को यहाँ से ले जाने के बाद हम इसमें
कुछ जोड़ देते हैं, और वो जो जोड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिहोस्टेट, और जिसे हम लोग कहते हैं धारा नियंत्रक। तो ये हमने इसमें धारा नियंत्रक जोड़ दिया है बच्चों। इस धारा नियंत्रक को जोड़ने के बाद अब इसी परिपथ से हम लोग क्या जोड़ेंगे, एक और परिपथ को जोड़ेंगे, और उस परिपथ को लेके आएंगे और यहां पर हम लोग उसको यहां पे ऐसे लाके जोड़ देंगे। अब इसके बाद ये देखिए, ये आप चाहो तो ऐसे टच कर सकते हो, नहीं कोई इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, टच नहीं किया जाता, इसको ऐसे ही बना लो, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जो हमने ये बनाया है, यहाँ पे हम लोग एक सेल और भी जोड़ेंगे, और जिसको बोलते हैं सीसा संचायक सेल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक अमीटर जोड़ देंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे एक सीसा संचायक सेल जोड़ दिया है, और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ होगा, फिर निगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद फिर से निगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया बच्चों। जोड़ने के बाद अब इस सेल का मुझे धारा तो मेजर करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा, सेल नहीं बैटरी बोलोगे बच्चों उसको, तो हमने यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने अमीटर लगा दिया जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। वापस आने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको आके जोड़ देते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते क्या है, मान लीजिए हमने इसको नाम दिया, ये हमारा ए पॉइंट है। तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया है। इसको बनाने के बाद अब हम लोग इसी परिपथ से कुछ और भी जोड़ते हैं, और जो अब जोड़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। इसी परिपथ से जिस सेल का हमें ज्ञात करना होता है, क्या ज्ञात करना होता है, आंतरिक प्रतिरोध, उसी सेल को हम लोग लाके इसमें जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, जिस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको लाके हमने इसके साथ जोड़ दिया हुआ है, और उसके बाद हम इसमें एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, और गैल्वेनोमीटर अब यहाँ पे हो गया ये ऐसे, और इसी गैल्वेनोमीटर से एक क्या निकलती है, जैसा मैंने बताया था, सर्पी कुंजी निकलती है, और उसके बाद ये सर्पी कुंजी जाके मान लीजिए कि यहाँ पे टच कर रही है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर करता क्या है, ये इस तरीके से रीडिंग देता है, जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, अगर हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल बीच में है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो परिपथ हमारा ये वाला घूम कर आया है, इस परिपथ में कोई भी धारा नहीं बह रही है, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर किसको मापेगा, ये धारा को मापेगा। तो इसलिए हमने एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा दिया हुआ है, और ये धारा को, एक बच्चों गलती हो गई मेरे से, रुक जाओ मैं इसको सही करता हूं। ये जो मैंने यहाँ पे परिपथ बनाया हुआ है ये उल्टा हो गया था, इसका पॉजिटिव टर्मिनल मुझे इस तरफ रखना है, और उसके बाद निगेटिव टर्मिनल मुझे इस तरफ रखना है। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था। अगर इस गैल्वेनोमीटर में सुई बिल्कुल बीचों बीच में होगी, तो इसका मतलब है कि इस परिपथ में कोई भी धारा नहीं बह रही है। और इसी सेल का हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, अभी ज्ञात करना है हमें आंतरिक प्रतिरोध। तो क्या ये आपको परिपथ पूरा समझ में आ गया जो मैंने आप सभी के लिए बनाया हुआ है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, हमारी हेडिंग है किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, और अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट मैं अच्छे से आपको क्लियर करके दे रहा हूं। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये जो परिपथ बना हुआ है, इसी परिपथ में ये शून्य विक्षेप की स्थिति है। शून्य विक्षेप की स्थिति में मतलब कि यहां से लेकर इस परिपथ में कोई भी धारा नहीं बह रही है। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में, अब पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति कब आएगी। इस जॉकी को हम टहलाते हुए रहेंगे, इसी में ऐसे तार में टहलाएंगे, और उसके बाद यहां से इस धारा में, ये जो इसमें धारा बह रही है, ये धारा इसमें नियत होनी चाहिए, ठीक है। ये बात रखना याद कि इसमें कैसी धारा बहनी चाहिए, इसमें हमारी नियत धारा बहनी चाहिए, धारा हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब इसमें शून्य विक्षेप की अगर स्थिति होगी, तो यहां पे इस सेल का जितना भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इस तार के, जो ये तार जितनी लंबाई का यहाँ पर है ऐसे, ठीक है, ये आप देख रहे हो इतनी लंबाई का तार, ये यहां से लेकर यहां, इस लंबाई के तार के कारण जितना भी हमारा विद्युत वाहक बल, विभवांतर उत्पन्न होगा, वो उसके विभवांतर के बराबर होगा। और उसके बाद जब इसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि वही विभवांतर हमारा विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो हमने यहां लिखा कि शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में जो मेरा सेल का विद्युत वाहक बल E होगा, वो बच्चों क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए।
अगर आपको और डीप में समझना है तो और भी डीप में हम आपको समझाते हैं, जरा ध्यान से आप देख सकते हो। चलो, हमने ए पॉइंट माना और हमने मान लिया कि ये हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है। शून्य विक्षेप की स्थिति में अगर मैं ये निकालूं कि वी ए बी क्या होगा, तो वी ए बी जो हमारा होगा वो ई के बराबर होगा, और ये ई के बराबर होगा तो वो होगा कितना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो ई का मान अगर आप निकालोगे तो वो आएगा आपका एल अपॉन क्या, एल बाई एल और फाई, ये आपका आएगा, जहां फाई क्या है, ये आपकी विभव प्रवणता है, ठीक है। ये हमने आपको बताया था कि क्या होती है विभव प्रवणता, आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना समझ में नहीं आएगा। अब उसके बाद ये ऐसे हो गया। अब हमने ये माना कि इसी परिपथ में कुछ और भी जोड़ दो। अब हमने इस परिपथ में एक बॉक्स लगा दिया हुआ है, और बॉक्स लगाने के बाद उस बॉक्स में बहुत ही प्रकार के क्या है, प्रतिरोध भरे पड़े हैं, और हम इसमें से एक ऐसा प्रतिरोध निकालते हैं कि अभी शून्य विक्षेप की स्थिति बनी रहती है। फिर से सुनिएगा, ऐसा प्रतिरोध निकालते हैं, मतलब ऐसे प्रतिरोध को सेट करते हैं कि शून्य विक्षेप की स्थिति बनी रहे। और जो ये जॉकी हमारा था, ये जो हमारा जॉकी था, ठीक है, इसको मैं कट कर रहा हूं, ठीक है, ये जो हमारा जॉकी था, अब ये जॉकी हमारा कैसे बनेगा, अब ये जॉकी की पोजीशन भी क्या हो गई बच्चों, चेंज हो गई। इस जॉकी की पोजीशन भी चेंज हो गई, और मान लीजिए जॉकी हमारा यहां पे आ जाता है। अब हमने जो निकाला है शून्य विक्षेप की स्थिति में, थ्योरी लिख भी देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक। तो हमने क्या किया कि अब हम प्रतिरोध बॉक्स से, प्रतिरोध बॉक्स से एक ऐसा प्रतिरोध निकालते हैं, एक ऐसा प्रतिरोध निकालते हैं, और जॉकी मतलब जो हमारी ये है, अब ये पॉइंट बदल गया, मान लीजिए पॉइंट हमारा हो गया P, ठीक है। ऐसा प्रतिरोध निकालते हैं और जॉकी की स्थिति को तार पर इस प्रकार से रखते हैं कि, बेटा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रखते हैं कि शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति बनी रहे। बच्चों फिर से सुनिएगा मेरी बात, हमने कहा कि शून्य विक्षेप की स्थिति बनी रहे। अगर शून्य विक्षेप की स्थिति बनी रहेगी तो इसका मतलब है कि ए से लेकर पी तक जो भी विभवांतर होगा, सुनिएगा, ए से लेकर पी तक जितना भी विभवांतर होगा वो विभवांतर होगा क्या, वी ए और पी, ठीक है, ए और पी, वो बच्चों किसके बराबर होगा। अगर हमने माना कि ये तार की लंबाई जो हमने मानी थी L है, हम ये मानते हैं पहली पोजीशन में जो A से लेकर B तक के तार की लंबाई थी वो L1 थी, तो हम इसको L1 कर लेंगे मान लो, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन दूसरी स्थिति में हमारे तार की लंबाई ये है यहां से लेकर यहां तक, और इसको हम L2 मान लेते हैं, तो VAP का जो वैल्यू होगा वो बच्चों इस बार होगा L2 और उसके बाद फाई। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई। अब हमने जो वहां पे लिखा हुआ है वाकई में ये क्या था, ये हमारा विद्युत वाहक बल था, जो कि हमने इतना निकाल लिया हुआ है, ठीक है, ये निकाल लिया हुआ है। और हमने जो यहाँ पे जब हमने ये किया कि इस जॉकी को ऐसे सेट किया और इस आर के मान को ऐसा निकाला कि अभी शून्य विक्षेप की स्थिति बनी रहे, और उसके बाद तब हमने देखा तो ये हमारा आया है क्या बच्चों, विभवांतर। तो इस केस में हमारे पास हम बोल सकते हैं कि सिंपली V = L2 फाई, और ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया 2। समझ में आ गई इतनी बात। बोलो क्या ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हम लोग समीकरण 1 को देखें और समीकरण नंबर 2 को देखें, समीकरण 1 और 2 को देखें, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे बच्चों अगर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि E/V = L1 फाई और उसके बाद L2 फाई। ये हमने बोल दिया बच्चों कि L1 फाई और L2 फाई। अब यहां से E/V आया,
और बराबर हो गया हमारे पास L1 अपॉन L2। अब इसके बाद हम जो करने जा रहे हैं वो आपको कोई बताएगा ही नहीं, आपको एनसीईआरटी बुक में भी डायरेक्ट मिल जाएगा, अदर बुक्स में भी आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा, कोई भी आपको बताने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब ठीक है, अब समझना मेरी बात। जब हमारी पहली स्थिति थी तब हम लोग इस सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे, और किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला कि सेल में आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए, और उसमें जो धारा बह रही है, मान लिया हमने कि इस सेल यहाँ से जो धारा बह रही है, अब ये धारा जो हो जाती है वो धारा यहाँ से बह रही है I डैश। यहाँ जो धारा बह रही थी वो हमने मान लिया कि वो हमारी क्या है, I है, और ये धारा हमारी क्या है, I डैश है। अब चाहो तो स्मॉल लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इस सेल को जरा ध्यान से देखें तो पहली स्थिति में जब हमने इस प्रतिरोध को नहीं जोड़ा था, ठीक है, इस पहली स्थिति में जब प्रतिरोध को नहीं जोड़ा था तब सेल का जो विद्युत वाहक बल था वो तो भाई वहां से हमने बोल दिया था कि वो हमारा L1 फाई होगा, लेकिन जब हमने इसको जोड़ दिया तो यहां पे धारा बहने लगी, और जैसे ही धारा बहने लगी तो इस सेल का हाँ, तो बच्चों जैसा आपने देखा अभी कि हमने चित्र जो है वो फिर से बनाया हुआ है, क्योंकि अचानक से पावर कट हुआ और उसके बाद ये सब साफ हो गया। चलिए शुरू करते हैं उसे के आगे। तो हमने आपको अब ये चित्र आपने देखा जो अलग हो गया, और हमने जो स्टेटमेंट अभी निकाला था वो आया था कि E अपॉन V इज इक्वल टू द L1 अपॉन L2, ये स्टेटमेंट हमने निकाल लिया था। और अब इसको ना समीकरण हम लोग दो ऑलरेडी आई थिंक मान चुके थे या नहीं मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, जो भी अगर है तो आप इसको बस पढ़ा रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे जब हमने इसको नहीं जोड़ा था, ये हमने, ठीक है, उस केस में, ठीक है, जब हमने इसको नहीं जोड़ा था तब शून्य विक्षेप की स्थिति थी, जोड़ दिया तो फिर जॉकी को ऐसा सेट किया कि शून्य विक्षेप की स्थिति बनी रहे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जब R को जोड़ दिया जाता है, जब R को जोड़ दिया जाता है तब बच्चों E का मान अगर आप निकालोगे, ठीक है, और इसमें जो धारा बहने लगती है वो हमने माना था कितनी की, I डैश, और यहां जो धारा बह रही है वो हमारी I। अगर इसमें धारा बहने लगेगी तो हमारे पास जो I डैश का मान आएगा वो आएगा क्या, R प्लस कैपिटल R। अब ये फॉर्मूला कहां से आया आपको शायद याद होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि E बराबर बच्चों क्या, शायद आपको याद हो, E बराबर IR और उसके बाद प्लस का V, शायद आपको ये फॉर्मूला याद हो, ये वहीं से आया है। क्योंकि एक मिनट, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था IR और उसके बाद ये हमारे पास V। अगर इस V को हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास I और कैपिटल R ही है। देखो बच्चों, गुणा कर लोगे तो यही मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये मैंने कहां से लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1, और सॉरी जो भी माना हो रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। तथा अगर मैं ये मानूं कि इसमें V कितना होगा, विभवांतर, तो V बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा I डैश और R। क्योंकि विद्युत वाहक जो बल होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सर्किट पे डिपेंड करता है, आंतरिक और बाह्य दोनों पर। लेकिन जो मेरा ये होता है बच्चों क्या, विभवांतर, वो एक्सटर्नल पे ही डिपेंड करता है, उसका सेल के अंदर के प्रतिरोध से कोई मतलब नहीं होता, ये बात सबको पता है, ठीक। तो ये हमने निकाल लिया। अब इन दोनों का अगर हम ध्यान से तो हम लोग यहां से निकालेंगे कि E अपॉन V का मान अगर हम लोग निकालें तो मेरे पास आएगा I डैश और उसके बाद R प्लस R, और यहां से आएगा मेरे पास I डैश और उसके बाद ये R। हम इसमें से ये I डैश से I डैश को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हमने लोग कैंसिल आउट कर दिया। अब इसके बाद इसको जरा ध्यान से देखिए, E अपॉन क्या हो गया, V, और यहां से मेरे पास हो जाता है R, और उसके बाद ये हो जाएगा R, और अपॉन में हो गया हमारे पास कैपिटल R। बताओ क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? इतनी कुछ है इसमें? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला मेरे को। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इतना हो गया, E अपॉन V हो गया। तो अब ना हम यहां से काम करते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग एक फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो फार्मूला है हमारा स्मॉल r का। तो अगर हम लोग वहां से स्मॉल r की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास आएगा स्मॉल r, इसको इसके साथ गुणा करते हैं, स्मॉल r और कैपिटल R बराबर, इसको इसके साथ गुणा कर दिया तो हमारे पास हो गया ई आर और डिवाइडेड बाई क्या हो गया V। इस R को अगर हम उधर लेकर चले जाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा ई आर और डिवाइडेड बाई V और माइनस का R। इस R को मैं कॉमन ले लूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि E अपॉन V
और -1 और r को लो मैंने बच्चों कॉमन ले लिया और ये हमारे पास स्मॉल r हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि L1/L2 है, तो r बराबर जो आएगा हमारे पास वो आएगा। मैंने सोचा कि वीडियो ऐसा ना हो कि आज मैं ना दे पाऊँ, इसलिए मैंने जहाँ जो डायग्राम था वो मैंने फिर से बना लिया बच्चों, और ये हमारे पास r हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब यहां से मुझे एक चीज का पता चलता है कि अगर मुझे किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध मान लो बच्चों देना हो, मान लो किसी भी सेल का मुझे आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो, तो यार हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि R हमारे हाथ में है। तो हमने लिखा कि यदि R का मान पता हो, क्योंकि ये तो हम अपने हिसाब से सेट करेंगे, यदि R का मान पता हो, ठीक है, और L1 L2 की लंबाइयां तो आपको पता ही होंगी, और L1 व L2 भी ज्ञात हो तब किसी, ये हमारा जो नीचे सेल है ये प्राथमिक है, कि तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ज्ञात किया जा सकता है। बताओ कुछ था इसमें? मुझे तो नहीं लगता कि 1% आपको कोई भी समस्या होगी। अब आपको बताते हैं, आपकी जो NCERT की ऑफिशियल बुक है उसमें ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है, जो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये कहाँ से आया है नहीं बताया गया है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बाद में वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, ताकि आपको कोई भी 1% भी समस्या ना हो, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं कि आखिर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, अब जितना भी मैंने पढ़ा है वो सब हम आपको एक बार में बता देते हैं हमने आखिर पढ़ा क्या। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि बच्चों कि किसी भी सेल का जो हमने निकाला था कि भाई विद्युत वाहक बल तो L1 और उसके बाद फाई, फिर हमने ये निकाला कि जो V का वैल्यू होगा वो L2 और फाई, जो हमने E का वैल्यू था और मेरा जो V का वैल्यू था ये तब था जब हमने ये R का वैल्यू नहीं जोड़ा था, तब समझ में आई बात, R का वैल्यू नहीं जोड़ा था तब ये हमने निकाला था बच्चों। अब जब हमने R का ये R हम मतलब R को जोड़ दिया है, किसी प्रतिरोध को जोड़ दिया है, तब हमने निकाला, ये तो हमने ये निकाला जब R जोड़ दिया, R को जोड़ने पर अगर हमने R को जोड़ा तो E बराबर आ गया मेरे पास I डैश और उसके बाद R प्लस R, फिर यहां से मेरे को मिल गया V बराबर I डैश और R, यहां से मैंने E अपॉन V का वैल्यू निकाला जो कि मेरे पास आया R प्लस R और उसके बाद कैपिटल R, ये निकाला। ये करने के बाद फिर हमने एक रिलेशन निकाला कि भाई स्मॉल r इज इक्वल टू द E अपॉन V -1 और उसके बाद R। हम लोग एक स्टेटमेंट पहले से निकाल चुके थे कि L1 अपॉन L2 -1 और उसके बाद एक कैपिटल R, और ये हमारे पास आंसर हो गया। बोलो अच्छा, ये तो हमारा वीडियो यहाँ से अब समाप्त होता है, लेकिन जाते जाते मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देके जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने काफ़ी तेज़ी से पढ़ाया। ठीक है, यह आपसे क्वेश्चन है, क्या मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ बच्चों? ये आप लोग मुझे बताएंगे क्या मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात, आज है शनिवार और उसके बाद जो पहला क्वेश्चन था वो कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरी बात, आज है शनिवार, हम लोग सोमवार से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मैं चौथा चैप्टर स्टार्ट करूँ जो चुंबकत्व वाला है, या फिर बच्चों मैं फिजिक्स के सेकंड पार्ट में लाइट को स्टार्ट करूं, लाइट मतलब ऑप्टिक्स, क्या मैं इसको स्टार्ट करूं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि सोमवार से मतलब ये हमें आप लोगों को इस वीडियो को देखने के 24 घंटे के अंदर बताना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे 2-3 घंटे चाहिए इसके ऊपर काम करने के लिए, मुझे नोट्स वगैरह बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारी हेल्प कर सकते हैं लोगों को मेरे साथ जोड़ने के लिए, और उसके बाद आप फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सअप, और उसके बाद गुरुजी हैं तो संभव है। ठीक है,
थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि बच्चों मेहनत करते रहो, ठीक है। आप लोग जानते हो कि मैं अगर 20 मिनट का वीडियो देता हूँ तो 20 मिनट में मैं 18 मिनट आपको पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ। 2 से 3 मिनट में आप लोगों की ज़रूर लेता हूँ कि हाँ कुछ बातें बोली, कुछ बताया, लेकिन वो भी सब भी आपके काम की ही होती हैं। तो जानते हो कि आपका यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल, जो कि आपको कंटेंट जो भी मिलेगा वो कंटेंट आपका टाइम वेस्टिंग नहीं होगा। अगर आपने किसी वीडियो को खोला है, और ये सब मैं नहीं कहता, ये सब आप कहते हो, आप ही कहते हो, आपके ही कमेंट को मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको टाइम वेस्टिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कुछ भी यहाँ पे टाइम वेस्टिंग नहीं मिलता है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ने के लिए बच्चों आप लोग हेल्प करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। आप अपने स्कूल में बताओ, आप अपने स्कूल में, आप अपने फ्रेंड सर्किल में बताओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। जब ज़्यादा बच्चे आएंगे हमारे साथ तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन भी आप लोगों को दे सकें, क्योंकि लाइव सेशन को देने के लिए मुझे प्रॉपर पहले से नोट्स अच्छे से बनाकर आप लोगों को देना पड़ेगा, यहाँ पे नोट्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जाते जाते बस यही कहूँगा कि मेहनत करते रहिए, क्योंकि इसके सिवा कुछ और नहीं है।